सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा ख़बर में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और हर तरफ ही जलसे जुलूस का शोर है। पार्टी परचमों की बहारें नज़र आने लगी हैं और एक तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ चेमगोइयों में भी इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा कारकुनान खासे पुरजोश हैं। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून ने कल लाहौर में एक पावर शो भी किया था, जिससे खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ का ये कहना था कि कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है, जबकि इस मौके पर जो सियासी हरीफ हैं वो भी अपने लफ्जी नश्तर बरसाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके लिए मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि अवाम ऐसी क़यादत के मुंतज़िर हैं जो कौमी मफाद को तरजीह दें। तो पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की वो तैयारी नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी आमद पर खुश है कि वो वापस वतन आ रहे हैं। उधर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो और जेल से बाहर आकर ही इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, जैसे जैसे आम इंतखाबात का वक्त करीब आता जाएगा, सियासी पारा ज़ाहिर है मज़ीद हाई होता जाएगा और जलसे जुलूस भी होंगे और वादे भी किए जाएंगे। लेकिन अवाम को इस वक्त नारों वादों बातों की ज़रूरत नहीं है। अवाम अमली इक़दामात देखना चाहते हैं। अवाम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी जमात है जो हुकूमत में आए और जो इस वक्त महंगाई का जो रोना अवाम रोते हैं उस पर किसी तरह से काबू पाया जाए। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, और इसके अलावा तहरीक इस्तेहकाम पार्टी से प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे खुर्रम रोकड़ी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले शौकत पराचा साहब, जो सूरत हाल इस वक्त है, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि गहमा गहमी है, जलसे जुलूस हो रहे हैं और मरियम नवाज़ जो कि ये कहती हैं कि नवाज शरीफ की अब आवाम को ज़रूरत है, वो एक ब्रांड है, महंगाई को कम कर देंगे और मुल्क में तरक्की और खुशहाली होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जो नवाज शरीफ को दिया जाएगा? इससे पहले भी कई मौके नवाज शरीफ को दिए गए हैं। तो मरियम नवाज़ ये जो दावे कर रही हैं, क्या ये दावे ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, और खुर्रम नवाज खान रोकड़ी साहब को भी मेरा सलाम। अच्छी बात है वो आपके शो में हैं। जी सर। देखिए, जितनी आपने बात की, पहली बात तो मैं तो खैर वेलकम करता हूँ, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बातें की मौलाना फजल रहमान साहब ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी। मौलाना साहब जब कहते हैं कि मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफिन के क्यों बंधे हों, और बिलावल जब कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ 9 मई को जो कुछ जिसने किया उन जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो इलेक्शन के हवाले से अगर गहमा गहमी बढ़ रही है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो सियासतदान जिस कैलिबर के हैं उनका वो कैलिबर भी नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल विजडम कितनी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है, या एग्जाइटी किसी में कितनी है, या टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन कौन कितना है, वो भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात, नून लीग के हवाले से अगर 3 बार वो वजीर आज़म रहे हैं तो कभी उन्होंने हुकूमत पूरी नहीं की। पीपल्स पार्टी की भी 3 हुकूमतें टर्म पूरी ना कर सकी। मैं 70 वाली हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ, वो भी 6 में खत्म हो गई थी। अलबत्ता 2008 से 2013 वाली हुकूमत ने अपनी टर्म पूरी की। तो जो हुकूमतें टर्म पूरी ना कर सकी, अब उनको जितना जितना टाइम था उतनी उतनी उनसे आप जरूर इंक्वायरी करें, अकाउंटेबिलिटी करें रादर उसकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई सियासी जमात है, अच्छे समझदार सियासतदान उस पार्टी में आए हैं और आपने देखा कि कोई
ना उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, ना कोई ऐसी बातें की हैं जिससे माहौल पोल्यूट हो। तो एक अच्छा वेलकम एडिशन है। और पाकिस्तान में अगर जमहूरी अमल आगे बढ़ता है और सियासी गहमा गहमी आगे बढ़ रही है, तो हमें वेलकम करना चाहिए कि सियासत में इलेक्शन के हवाले से अगर डेमोक्रेसी हो तो इलेक्शन उसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ये नहीं होता कि सियासी नारे लगाए जाएं और गैर मुंतखब लोग जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड हुकूमतों में बैठें। जमहूरियत नाम इसी का है कि अवाम को एहतसाब का हक हासिल है और सिर्फ अवाम ही बेहतर एहतसाब करते हैं। जिसको मुंतखब करें वो मुंतखब नुमाइंदे अवाम ही का दिया हुआ इख्तियार अपना इस्तेमाल करते हैं। और आज अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट में यही बहस होती रही कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाद है या नहीं है। तो ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, खुल के बातें हो रही हैं, जिसको मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है सर, खुर्रम रोकड़ी साहब से भी जानना चाहूँगी सर, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, और जैसे कि शौकत पराचा साहब ने भी कहा कि एक नई पार्टी है और इस पार्टी को अपनी जगह बनानी होगी, अवाम के दिलों में घर करना होगा। और जिस तरह से फिरदौस आशिक अमान ने बताया कि 13 अक्टूबर से अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा तौर पर आप लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, जलसे करने जा रहे हैं और हर जलसे में अगले जलसे का ऐलान होगा। क्या तैयारी है आपकी इलेक्शन को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी तो नई है लेकिन हम लोग नए नहीं। दूसरा, हम जो पॉलिटिकल जो आगे हमारी एडवांस करना है, हमने हमारी बुनियाद ये है कि हम वो जो एक मौरूसी सियासत है या जो एक रंका था सियासत का, हम उससे हट के चल रहे हैं और हम अदारों को मजबूत करते हुए और अदारों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। चाहे हमारी अदलिया है, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे इलेक्शन पाकिस्तान है, और जिससे कि इलेक्शन हालात वाक़यात उन्होंने सर्टन करने हैं किस तरीके से इलेक्शन करा है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी सूरत, एक तो ना हम इस रविश से हैं कि आज हम उनको ऐसे जी आ रहे हो तो इलेक्शन लोग आज आप एक हिस्से को से लेकर तनकीद न बनाए और कुछ दिनों के बाद वही इलेक्शन करा हो तो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारी जो मूवमेंट होगी, आप उसमें प्रोग्रेसिव मूवमेंट देखेंगे और हम इसको एक्सीलेंस का जो हाल होती है तो एक्सीलेंस आइडियलिज्म की और ऐसी चीजें कि जिन सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें रिजल्ट में आज हो तो वाचा मुल्क के प्रेजेंट कंडीशन, आने वाले दिन आइसिस के हालात क्या गुजर रहे हैं उसको देखते हम इलेक्शन में जाएंगे कि हमने इस वक्त मुइशत और एक जो आम आदमी सर आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक मरतबा फिर राब्ता करें और ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सही तक हम तक पहुंच पाए, हमारे नाज़रीन तक आपकी आवाज़ पहुंच पाए। शौकत पराचा साहब, आपकी जानिब एक मरतबा फिर आऊँगी कि जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी जमात तो नहीं है लेकिन हम लोग नहीं हैं, और सियासी क़ुव्वत का जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम भरपूर मुजाहिरा करेंगे, क्या कमेंट करेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, जहांगीर खान तरीन साहब एक सीजनड आदमी हैं। कभी आपने फाउल बात नहीं सुनी उनसे। उन्होंने हमेशा सियासी बुर्दबारी और शाइस्तगी का मुजाहरा किया है और आज इस मुआशरे में, पाकिस्तान में शाइस्तगी को फ़रोग देने की बहुत ज़रूरत है। आपको मालूम है मुआशरा किस तरह बुरी तरह से तकसीम हो चुका है और जो लबो लहजा अख्तियार किया जाता है उससे बढ़कर तो आप आजकल टीवी शोज में कुछ और विजुअल्स नज़र आते हैं जो इंतहाई काबिल अफसोस बात है। खुद खुर्रम खान रोखड़ी साहब एक माशाल्लाह समझदार सीजनड आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं खुद आपसे यही बात कर रहा था कि ये एक अच्छी एडिशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर। फिर इनके पास इलेक्टेबल्स हैं, पावरफुल लोग हैं। पाकिस्तान में हम जो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, हम शायद इस फिनोमेनन को पूरी तरह नहीं समझते जब मैं कहता हूँ इलेक्टेबल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रास लेवल पर तो यही लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों ने जो है वो इलेक्शन लड़ना है और एक अगर हारेगा तो दूसरा जीत के आ जाएगा।
तो जो पॉलिटिक्स है जैसे ही उसमें स्टैग्नेशन आती है तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन फ्लो बढ़ रहा है, जमहूरियत आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, और एक्टिविटी जब चलती है तो उसमें जो रवैयों में एक इंतहा पसंदी तो नहीं कहूँगा, हार्ड जब रवैये सख्त हो जाते हैं, सख्तपन आ जाता है, तो कम से कम जब ये पहिया चलता है तो फिर रवैये भी मोल्ड होते हैं। तो एक अच्छी बात है, सियासी जमात पाकिस्तान के आइन के तहत बनी है, पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन हुई है, जो भी सियासी जमात बने, इवन परवेज खटक साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना के बैठे हैं, पता उस वक्त चलेगा जब इलेक्शन होंगे कि अवाम कौन कबूल है कौन नहीं है, लेकिन ये फैसला आवाम को करना है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इस्तेहकाम पार्टी से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कुछ बात करेंगे आज के कोर्ट के जो केसेस हैं, जो हेयरिंग हो रही है, अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की सुबह से समाअत जारी है, इस वक्त भी ये समाअत जारी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत में चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आज इस केस को ख़त्म करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आप अब तक की जो अदालती कार्रवाई है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम से हम जानेंगे आज क्या दलाइल दिए गए, चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए, जी बताइएगा इमरान। बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैसला को तीसरी मरतबा जिन्होंने बात की है जब से ये फुल कोर्ट बनी है। पहली समाअत से लेके आज तीसरी समाअत तक हर हेयरिंग पे काजी फैसला साहब कहते हैं कि आज इस केस को कंक्लूड करेंगे, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि आज भी ये केस जो है वो कंक्लूड हो पाएगा। अब तो थोड़ी देर पहले जब मैं कमरा अदालत से बाहर आया हूँ तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो मुस्लिम नवाज के वकील हैं सलाहुद्दीन खान जो दलाइल दे रहे हैं उनसे कह दिया कि आप जल्दी से अपने जो दलाइल हैं उनको रैप अप कर लें, और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन आज आप अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। यानी अब सलाहुद्दीन अगर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं, नून लीग के वकील हैं, काफ लीग के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद जुबैरी और 2 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल दिए गए, तो कल 11:30 बजे के बाद जब दोबारा इस अदालती कार्रवाई का आगाज होगा तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील कामरान मुर्तजा वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, वो दलाइल देंगे। जमात इस्लामी के वकील मौजूद हैं, उन्होंने दलाइल देने। तो आज की कार्रवाई के बाद कल जब कार्रवाई कल तक जाएगी तो सिर्फ 3 वकला, जिसमें एक अटॉर्नी जनरल होंगे, 3 वकला के दलाइल जो है वो बाकी रह जाएंगे। आज केस कंक्लूड नहीं हो रहा, ये तो काजी फैसला साहब ने खुद कह दिया है। आज की समाअत में जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने दलाइल दिए हैं, उनकी तरफ से इस कानून को जो है वो मुखालफत की गई है और कहा गया है कि ये कानून जो है वो अदलिया की आज़ादी को भी कर्ब करता है और ये कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं था। इसी तरीके से जो 2 दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें एक शाहिद राना थे, दूसरे अपना आमिर सादिक थे, उनकी तरफ से भी इस कानून के खिलाफ दलाइल दिए गए और कहा गया कि हमारी दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए इस कानून को कलअदम करार दिया जाए, इस कानून को जो है वाइड अब इनिशो करार दिया जाए। दूसरी जानिब जो दलाइल दिए हैं काफ लीग के वकील जाहिद इब्राहिम ने और इसके साथ साथ मुस्लिम नवाज के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो कानून बना है इससे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथन हुई है, इससे सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं जो कहा जा रहा है कि करटेल हुए हैं, कम किए गए हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में जो है वो वुसअत की गई है, उसमें इनलार्जमेंट आई है। जबकि बेंच की तरफ से ये सवालात पूछे गए कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार जो है वो था कि आम कानून साजी के जरिए आप ये कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस इजाजुल हसन के यही रिमार्क थे कि इस कानून के जरिए तो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया गया है कि आप कितने रुकनी बेंच बनाएंगे, बेंच कौन सी कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में कौन कौन से जज साहबान शामिल होंगे। तो ये तो पार्लियामेंट की तरफ डिक्टेशन दी गई है। अदलिया की जो आज़ादी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तफरीक, जो एक लकीर खींची गई है कि अदलिया का क्या अख्तियार होगा, पार्लियामेंट का क्या अख्तियार होगा और मुकन्नना का अपना एग्जीक्यूटिव का क्या अख्तियार होगा, उसकी जो है वो वायलेशन की गई है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा कि इस अदालत से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है अपनी मन मर्जी से जो मर्जी करता रहे, उसका दिल माने तो केसेस को समाज के लिए मुकर्रर करे, उसकी मर्जी आए तो केसेस को समाज के लिए मुकर्रर ना करे। तो ये चीफ जस्टिस की अगर मन मर्जी के ऊपर मामला चलेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी तबाही है, ये आइन की। जी ठीक है इमरान, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही केस को वाइंड अप करेंगे, तो आपको लग ऐसा नहीं रहा। अच्छा, साइफर केस की मैं बात करूंगी कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। आज की जो अदालती कार्रवाई रही है, इस बारे में बताइएगा इस केस के।
इमरान वसीम जो कि हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से बता रहे थे, और जिस तरह से हमने देखा कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हमने इस केस को आज ही वाइंड अप करना है, लेकिन जो सूरत हाल आज अदालत में है और जो उन्होंने सुना, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है इमरान वसीम, वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे एक मरतबा फिर समाअत होने की बात की है, और 3 ऐसे वकील हैं जिन्होंने अपने दलाइल अभी। तो दूसरा जो केस है वो साइफर केस है। आज साइफर केस को लेके जो अदालती कार्रवाई रही है, इमरान वसीम इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर थी। साइफर केस जो कि अडयाला जेल में अदालत को शिफ्ट किया गया है, वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन के बाद जज अब्दुल हसनान ज़ुल्करनैन साहब वहाँ पे गए, प्रोसिक्यूशन की टीमें वहाँ पे गई, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो वहाँ पे मौजूद थी, FA के हुकाम भी मौजूद थे। पिछली समाअत पे जो कि 4 अक्टूबर को हुई थी, उस रोज जो कार्रवाई ना हो सकी थी कि जो चालान दाखिल किया गया जिसमें चेयरमैन PTI को मुल्ज़म नॉमिनेट किया गया है और शाह महमूद कुरैशी को मुल्ज़म नॉमिनेट किया गया है, तो गुज़िश्ता समाअत पे जो कापियां चालान की तकसीम ना हो सकी थी, आज की अदालती कार्रवाई में वो चालान की तमाम जो कापियां हैं वो तमाम फरीकैन को जो है वो दे दी गई हैं, उनको थमा दी गई हैं। और साथ में जो एक कानूनी तकाजा होता है कि जब मुल्ज़मान को, उनके वकला को चालान की नकूल दे दी जाती है तो फिर 7 दिन का एक गैप दिया जाता है, 7 दिन की मोहलत दी जाती है, और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है आपने फर्द जुर्म लगानी होती है। तो आज ये चालान की कापियां देने के बाद कह दिया गया है, तारीख दे दी है कि 17 अक्टूबर को जो मुल्ज़मान हैं उन पर इस केस की, जो साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी की जो चालान है, जो चार्जशीट है, वो उन्हें पढ़ के सुनाई जाएगी। तो इसमें नॉर्मली यही होता है कि जब 17 अक्टूबर को समाअत होगी तो मुल्ज़म के सामने या मुल्ज़मान के सामने जब इंडाइटमेंट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसको पढ़ा जाता है, तो मुल्ज़मान उससे इनकार करते हैं, उसमें लगे जो इल्ज़ामात होते हैं उसको नहीं मानते, तो फिर बाकायदा तौर पे ट्रायल का जो है वो आगाज हो जाता है और फिर एविडेंस आते हैं और बयानात आते हैं और फिर केस का फैसला महफूज होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमें आज इन 2 अहम केसेस के हवाले से अपडेट दे रहे थे। और नाज़रीन, मज़ीद जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे गैस लोड शेडिंग की। तो मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा कोई नई बात नहीं है अब, क्योंकि लोग मौसम सरमा इंजॉय करने की बजाय अब गैस की लोड शेडिंग की वजह से परेशान रहते हैं। और गुज़श्ता 1 साल से तो हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि गैस की लोड शेडिंग सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि हमने ये लोड शेडिंग गर्मियों में भी देखी है। और अब मुल्क में सर्दियों की आमद है, मौसम ठंडा होने जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग अभी से शुरू हो गई है। इस सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है एनर्जी एंड ऑयल एक्सपर्ट है अरशद अब्बासी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा बेसिक इशू है गैस लोड शेडिंग। आवाम को सर्दियों में गैस ना मिलना बड़ी अफसोसनाक बात है ये। सर, अभी इस साल भी ये बातें तो हो रही हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखने में आ रही है कि सर्दी अभी पूरी तरह से शुरू हुई नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। क्या कमेंट करेंगे, क्या बताएंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, जहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त हैवी रेनफॉल हो रही है जी, और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया ऑलमोस्ट 15-16 तक। डेफिनेटली गैस की जरूरत पड़ गई यहाँ पे भी, पूरे नॉर्थ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे हमने चुन के वो बंदे लगाने होते हैं जो पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर इकानमी को जो तबाह बर्बाद करने में मास्टरिंग रखते हों। अब आप ये देखिए कि एक गैस में लीकेज है तकरीबन ये 18% है, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड 25% है। इसके मतलब बारहा गवर्नमेंट को लिख के बता के गया कि इसको आपने खत्म करना है, ये खत्म हो सकती है। ये दुनिया में 2% है, हमारी 25% है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये गैस लीकेज ना होती तो आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना होता, फिर नई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। तीसरी बात ये कि शेल गैस के ऊपर मेरे ख्याल में मैं आज से 8 साल पहले अमेरिका में काम करके आया था। अब यहाँ किसके पास रहे हैं कि शेल गैस जिसके इतने रिजर्व है कि हमें 100 साल के लिए काफी है, 8 बिलियन BCF के हिसाब से, लेकिन ये कौन करेगा? ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में एक ही है
कि वो एक्टर नहीं है जो ये काम कर सके, जो पाकिस्तान के लिए सोच सके कि उन्होंने यहीं पे रहना है। देखिए ड्यूल नेशनल जिनकी पाकिस्तान के पास लॉयल्टी कोई नहीं है, हम चुन के बंदा वो लगाते हैं जो जिसके प्रूवन गलत रिकॉर्ड हो, तो फिर यही होगा जिसके मतलब आपने अपने इंटर में कहा कि गैस नहीं है, लोगों के घरों में आपको तो लोड शेडिंग है, 2-2 घंटे के लिए गैस आती है, इंडस्ट्री के लिए गैस नहीं है। आज डोमेस्टिक गैस अगर अवेलेबल होती तो कभी भी हमें ये सर्कुलर डेट का सामना ना करना पड़ता। ठीक है, अभी सर ठीक है चलें, आप जो वजूहात बता रहे हैं इनका हल भी बता दीजिए कि इनका हल क्या है, क्या किया जाए कि आवाम को इस साल कम से कम ये गैस लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। चल पूछ रही है क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब ये कान लगा के बैठे हैं कि यार अभी वो लिखेंगे और वो फौरन अमल करना शुरू कर देंगे? क्या पाकिस्तान के किसी बंदे पे जोन पे कुछ चीज कोई उनके कान पे कोई ऐसी बात जाएगी या उनको कोई ख्याल आएगा कि पाकिस्तान पे? देखिए हाल तो सारे मौजूद हैं, आप ये बताइए कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ वफादारी रखते हैं, जो इसके साथ सिंसियर हैं। चलो इसको भी छोड़ दें, जिन्होंने अल्लाह को जान देनी है, मरना है, हिसाब देना है। ये देखिए 24 करोड़ लोग बल्कि के रो रहे हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये देखिए ये असल इशू है कि वो सिंसियर एक्टर नहीं है, हम तो वो स्क्रिप्ट राइटर हैं या डायरेक्टर्स हैं। एक्टर तो ये जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने ये पूछना है। देखिए डॉक्टर किसी घर नहीं जाता, मरीज जाता है डॉक्टर के पास। ठीक है, अच्छा तो अच्छा आप बताएं कि क्या ये आप सही कह रहे हैं। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि गैस लोड शेडिंग ना हो इस साल? जी पहले बात ये है, सबसे पहले एक इकदाम कर लें कि आयरलैंड गैस में स्पेशली मिनिस्टर ये बंदे ठीक लेके आए, काम बाकी ठीक हो जाएगा। बस बंदे ठीक नहीं है, टेक्निकल जिन बंदों को हायर किया हुआ है वो बंदे ठीक नहीं है आपके ख्याल में? मैं ये देखें, आप मेरे मुंह से वो बात ना करवाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जेन्युइन प्योर जो क्रेडिबल हो, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस ना हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा ना हो, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बायना निकाला हो, वो ऐसे बंदे लाएं। पहले ये काम करें बस, और इससे बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और गैस लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल नहीं है, मेरा फर्म बिलीव है। जो हल ही एक है, ख्याल नहीं है, ये कोई शायरी थोड़ा ही है, ये ड्रामा तो नहीं है, ये तो साइंस है जिसका हल एक होता है। चल ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आपने कि किस तरह से गैस लोड शेडिंग का खात्मा इस मुल्क में हो सकता है। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। और अभी जो सूरत हाल इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल है, और ये सूरत हाल अभी बरकरार है। हमास के हमले का जो रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर तबाहकुन हमले इस वक्त जारी हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 78 ख़वातीन और 41 बच्चों समेत 413 फ़लस्तीनी, बल्कि अब इनकी तादाद में इजाफा हो चुका है, शहीद हो चुके हैं। 121 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 2300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत हाल करार दी जा रही है। और मशरिक़ वुस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी है, मगर इसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल नहीं नज़र आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर और इसराइल की जानिब से गरब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर है और उनके गिर्द कायम सिक्योरिटी हसार में, जिसने अमन के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के नताइज क्या निकलेंगे और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आलमी क़ुव्वतें क्या इतनी खून रेज़ी के बाद भी सिर्फ ज़ुबानी बयानात तक ही महदूद रहेंगे? आने वाले दिनों में इस जंग के क्या असरात पड़ेंगे? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर हैं अब्दुल बासित साहब हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। सर सवाल मेरा ये है कि इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियां मुसाद और शाबाक हमास के ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा को रोकने में नाकाम साबित हुई हैं, मगर इस नाकामी के बाद फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग जारी है ख़ित्ते पर, उसके असर क्या होंगे, इस बारे में बात कीजिएगा।
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें समझना होगा कि इस वक्त जो इसराइल के अंदर अंदरूनी हालात हैं वो क्या हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, आप जानते हैं कि करप्शन के चार्जेस हैं, उन पे केसेस भी चलने वाले हैं, और फिर इस वक्त जो एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है वहाँ पे जी। तो अगर इंटेलिजेंस, मुझे नहीं मालूम कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं, बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वो करने देते हैं ताकि आपको एक मौका मिले दोबारा सियासत में आने का, या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये भी मुमकिन है, ये भी थ्योरी है, इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि नेतन्याहू को एक मौका मिला है कि वो अपने आप को एजर्ट करे एक लिहाज से। फिर दूसरे जो अवामिल हैं वो भी हमारे सामने हैं कि किस तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को भी ख़राब करने की एक साजिश हो सकती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सामने रख के कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। अब इसके ख़ित्ते में क्या असरात मुरतब होते हैं, इसका ऑब्वियसली जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक पैचअप हो रहा था, या सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा था इसराइल को, उसमें थोड़ा तातुल तो पैदा होगा। उसमें अब जो पहले हमें नज़र आ रहा था कि बस अब यानी करीब होने वाला है, वो अब नहीं होगा, उसमें कोई तातुल आ जाएगा। उसके अलावा अब देखना ये है कि ईरान और सऊदी अरब अपने ताल्लुकात को कैसे बढ़ाते हैं। फिर जो अमेरिका की कोशिश थी कि किस तरीके से सऊदी अरब को चीन से और ईरान से दूर करे, उसके साथ जो सिक्योरिटी मुआहदे की बात हो रही है वो कहाँ तक जाती है। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो कि अब हमारे सामने होंगे। और आज हमने कल देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इनफॉर्मल एक कंसल्टेशंस हुई, उसमें भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। बहुत से ममालिक ने कहा, ख़ास तौर पे अमेरिका ने, कि हमास को कंडेम करें। रूस और चाइना और दूसरे कतर और यूएई वगैरह की ज़रा पोजीशन मुख्तलिफ थी। तो काफ़ी इसने एक लिहाज से मशरक़ वस्ता की जो पॉलिटिक्स है या वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स उसको झंझोड़ा है। अच्छा, ठीक है सर। हमास के हमले और ईरान की हिमायत ने इसराइल को जोग्राफियाई तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया आपके ख्याल में, और क्या सऊदी और इसराइल के साथ सऊदीया का समझौता भी ख़त्म हो सकता है? पाकिस्तान की पोजीशन की मैं बात करूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? और ईरान का ताल्लुक है, उस मैंने पहले जिक्र किया, उसमें तो एक लिहाज से जो गर्मजोशी हमें नज़र आ रही थी, और फिर जो ईरान के सदर ने आना था सऊदी अरब, उनको दावत दी गई थी, उसमें वो शायद अब जल्दी ना हो सके और उसमें एक तात्तुल आएगा। इसी तरह हमने देखना ये है कि अब जो लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह, ये जो वॉर थिएटर है, बेंजामिन किस हद तक जाते हैं, किस हद तक जाता है, किस हद तक एस्केलेट करता है सिचुएशन को गज़ा में, और उसके बाद आया सीज़ फायर पे एग्री करता है कि नहीं करता। उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि इस वक्त वो सीज़ फायर पे एग्री करें। गो कि इसराइल को नुकसान बहुत हुआ है हमास के अटैक से या फ़लस्तीनियों के अटैक से, लेकिन फ़िलहाल वो इस नेतन्याहू नहीं चाहेगा कि वो वहाँ पे इस सीज़ फायर पे एग्री करें जब तक कि वो गज़ा में कुछ मज़ीद तबाही नहीं मचाते, या लेबनान में ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह को कुछ नहीं करते, या बमबारी के अलावा और क्या कर सकते हैं। कोई मज़ीद शहादतें हो जाएंगी, लेकिन एक लिहाज से कुछ दिनों के लिए इस सिचुएशन को बरकरार रखेंगे। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऑब्वियसली वो, जिसने मैंने पहले कहा, वो गर्मजोशी थोड़ी सा एक लिहाज से बैक बर्नर पे चली जाएगा, जो एक प्रोसेस चल रहा था, और इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान भी प्रोसेस पीछे चला जाएगा। अब देखना यही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑफिशियल रिएक्शन था वो ज़रा माइल्ड था, उसको ज़रा सख्त होना चाहिए था। हम एक तरफ ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं जो इसराइल है, जो एक लिहाज से कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इल्लेजिटिमेट स्टेट है, और दूसरी तरफ ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, फ़लस्तीनी हैं। ये वही सूरत हाल है जो भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की है। दोनों कश्मीरी और फ़लस्तीनी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें कंडेम करना चाहिए था, और इसराइल को ये बिल्कुल कहना चाहिए था कि आप अपना स्टेट टेररिज्म बंद करें, और ये है कि फ़लस्तीनियों का उनके हक़ खुद इरादियत दें। असल मसला ये है क्योंकि इसराइल ने पिछले 74-75 सालों से जो ऑक्युपाइड फोर्स ऑक्युपेशन है उसको ख़त्म नहीं किया। 2 स्टेट सोल्यूशन चला था ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद, उस पर अमल नहीं किया। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अरब दुनिया के साथ 2018 से ऑनवर्ड्स अब्राहम एकॉर्ड्स शुरू हो गए।
तो फ़लस्तीनी एक लिहाज से फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ पे है फ़लस्तीन में कि अरब दुनिया अपना काम कर रही है, इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और हमारे डिस्प्यूट पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो एक लिहाज से आज़ादी की तहरीकों में इस किस्म की फिर जान पैदा होती है। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होना चाहिए, हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। और फिर वैसे भी आप सऊदी अरब और चूँकि इसराइल के मामलात भी थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे कुछ वक्त के लिए, तो अभी हमें थोड़ी सी स्पेस मिल गई है, लेकिन हमें बहरहाल जो है हक़ खुद इरादियत को जो असूल अच्छा है। सर, आपके ख्याल में इस जंग के नताइज क्या हो सकते हैं? किसको कामयाबी मिल सकती है? फ़लस्तीन के क्या मुतालबात पूरे होंगे? इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा है, ये कैसे हल होगा? देखिए, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता कि इसराइल को क्या कामयाबी, डिपेंड करता है आप कामयाबी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर इसराइल के 600 लोग हलाक हो गए हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और उसी तादाद में फ़लस्तीनी भी शहीद होते हैं, ये अगर कामयाबी का मयार है तो फिर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमास ने जो एक हमारे जहनों में तस्वुर था कि इसराइल इनविंसिबल है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फ़लस्तीनियों ने ये साबित किया है कि अगर वो चाहें तो इसराइल को कितना डैमेज कर सकते हैं। और ये 50 साल के अरसे के बाद हुआ है। पहली जो आखिरी जंग हुई थी अरब और इसराइल के दरमियान, वो अक्टूबर के महीने में हुई थी, 6 अक्टूबर 1973 में। तो ये जो जंग शुरू हुई है इस वक्त, ये 7 अक्टूबर को हुई है। तो 50 साल के अरसे के बाद हमने देखा कि फ़लस्तीनियों ने कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया इसराइलियों को, और किस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो उनकी सरज़मीन है जो ऑक्यूपाई की हुई है बहरहाल, लेकिन वहाँ पे आकर उन्होंने उनके लोगों को गिरफ़्तार भी किया, प्रिजनर्स भी बनाया, और वहाँ तक तल अवीव तक पहुँचे, अश्केलॉन तक भी उन्होंने हमले किए। तो क्वेश्चन ये है कि इसराइल इनविंसिबल नहीं है। ये एक बड़ा इसराइल के लिए मैं समझता हूँ कि उसको बहुत डैमेज करेगा, और जो फ़लस्तीन की जंग आज़ादी है, जद्दोजहद है, उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो दुनिया को भी ये सोचना चाहिए कि अब सीरियसली इस मसले पे सोचें कि किस तरह फ़लस्तीन का जो मामला है उसको हल करें, क्योंकि उसके तनाज़े के हल किए बग़ैर मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन आ नहीं सकता। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि फ़लस्तीन के मामले को वो बैक बर्नर पे डाल देंगे, पसे पुश कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज़ादी की तहरीकों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप एक जब आज़ादी की लहर आ जाती है तो फिर उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। सूनर और लेटर दुनिया को ये समझना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यकजा होकर यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करें। और जो इसराइल का एक नैरेटिव है कि ये दहशतगर्दी है, जो भारत का भी ये नैरेटिव होता है कश्मीर से मुताल्लिक़, तो इन दोनों क़ुव्वतों को हमने ये वाज़े करना है कि अब टाइम आ गया है कि फ़लस्तीन का मसला भी हल हो और साथ साथ जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा भी हल हो, ताकि मशरिक़ वस्ती में भी एक पायदार अमन आए और जनूबी एशिया में भी पायदार अमन आ सके। इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़ायद फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से जो आधे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड है, और फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक़ हासिल है, जबकि इसराइल ये मानता है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। आपको क्या लगता है ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यासिर अराफात भी जब हयात थे और उनके बाद महमूद अब्बास भी, या फ़लस्तीनी जो भी हैं, वो अपना हक़ समझते हैं कि जिस ज़मीन से उनको बदर किया गया था वो वापस उनका हक़ बनता है। इस वक्त भी देखिए जो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं, ख़ास तौर पर जेरूसलम का जो इलाका है, तकरीबन 15 से 20 लाख फ़लस्तीनी वहाँ भी रहते हैं जो इस वक्त इसराइल के सिटीज़न्स हैं, आप यूँ कह लीजिए। तो वो भी एक ख़तरा इसराइल को लगा रहता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आया अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ वापस जाते हैं तो ये फ़लस्तीनियों की एक मेजर डिमांड है, और अरब दुनिया की भी एक लिहाज से है कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं वो बहाल किए जाएं, गोलान हाइट्स का इशू हल किया जाए, इसी तरह ईस्ट जेरूसलम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए और फ़लस्तीनियों को वापस वहाँ आने दिया जाए। तो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आएंगी इसराइल में, ऑब्वियसली इसराइल अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि डेमोग्राफिक चेंजेस इसराइल में आए और मुसलमानों की तादाद वहाँ बढ़े, क्योंकि उससे ऑब्वियसली पूरा एक जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो तब्दील हो जाएगा, और बहुत सी मुस्लिम पार्टीज़ जो हैं वो वहाँ पे उनको तक़वियत मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल बड़ी आसानी के साथ इस नुक्ते पे मानेगा।
ठीक है, अच्छा सवाल ये भी है सर कि मगरबी दुनिया इसराइल की हिमायत में खुलकर अब सामने आ गई है और जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने भी बयान दिया है कि अमेरिका इसराइल के साथ चट्टान बनकर खड़ा है और बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि इसराइल पर हमास के हमले जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं। फ्रांस ने भी इसराइल की हिमायत की है और सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि इसराइल को नैरेटिव चल रहा है ना, जिससे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसराइल, हमास, हिज़्बुल्लाह इन तमाम को देखता है दहशतगर्दी से, और ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये यूनाइटेड नेशंस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको बैन किया हुआ है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में देखिए तो इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं। इलेक्शन ईयर है, आप यूँ कह लीजिए, अगले साल नवंबर में इंतखाबात होंगे, अब प्राइमरीज हो रहे हैं, तो ये बाइडन को भी सूट करता है, अमेरिका को भी सूट करता है, बल्कि तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस उनको सूट करता है कि वो इस किस्म की पोजीशन लें, क्योंकि जूइश लॉबी जो है वो बड़ी मजबूत है अमेरिका में। इसी तरह बरतानिया भी, अब वो अमेरिका जो है वो गठजोड़ है इन सब का, तो मगरबी ममालिक से तो यही आना था, क्योंकि मगरबी ममालिक जो हैं वो हमास को फ़लस्तीन से अलग करके देखते हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है वो रमाला में है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वो महमूद अब्बास हैं। हमास क्योंकि इस वक्त दो हुकूमतें आप यूँ समझ लीजिए फ़लस्तीन में, एक गज़ा पट्टी में है जिसको हमास लीड कर रहे हैं, और एक तरफ रमाला या वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसमें है जिसको महमूद अब्बास लीड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो मगरबी दुनिया, उन्होंने कांटेक्ट किया महमूद अब्बास से, हालांकि महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट हैं उनका कोई इख्तियार नहीं चलता गज़ा की पट्टी में, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये प्रॉब्लम्स, मुश्किलात तो हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि हमने देखा कि हमास के फ़लस्तीन के हमले के बाद जो हुए, किस तरह वेस्ट बैंक में भी खुशियाँ मनाई गई, रमल्ला में भी खुशियाँ मनाई गई, और दूसरे अरब दुनिया में भी बहुत से शहरों में खुशियाँ मनाई गई कि चले जी इसराइल को कोई तो नुकसान पहुँचा। तो जिसका मतलब ये है कि जो अरब की हुकूमतें हैं और जो लोग हैं वो एक ही पेज पे नहीं हैं, वहाँ पे भी एक गैप है हुकूमतों के दरमियान और लोगों के दरमियान। और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो हम भी यहाँ पे भी बहुत लोग एक लिहाज से जब इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो बड़ा एक हमें इत्मीनान का होता है कि जी इतने अरसे से ये लोग फ़लस्तीनियों को दबा के इन्होंने रखा हुआ है, आप कम अज़ कम फ़लस्तीन ने भी कुछ काम तो दिखाया। लेकिन हमारा जो, इससे मैंने पहले कहा कि जो हमारा ऑफिशियल रिएक्शन था ज़रा माइल्ड था, उसको ज़रा और बेहतर होना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने तफसीलन इस पर बात की। अब्दुल बासित जो कि साबिक सफ़ीर हैं और बात कर रहे थे हमास और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल बरकरार है, उस पर उन्होंने अपने तज्ज़िये से हमें आगाह किया। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।